हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया ही होगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स क्लास 11th के चैप्टर नंबर 2 मीनिंग, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा आज का टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन। जितना भी इंट्रोडक्शन होगा ना स्टैटिस्टिक्स का वो यहाँ पर हमें दे रखा होगा। चलिए देखते हैं। The word statistics seems to have been derived from the Latin word status। ये हमें कौन से वर्ड से मिला है? ये हमको लैटिन वर्ड से मिला है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, जो स्टैटिस्टिक्स वर्ड है ना, ये हमको लैटिन वर्ड से मिला है। लैटिन वर्ड कौन सा है? स्टेटस। स्टेटस से मिला है। और द इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा, इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा, जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक और द ग्रीक वर्ड स्टैटिस्टिकल, ईच ऑफ विच मीन्स अ पॉलिटिकल स्टेट। इसका मतलब क्या है? पॉलिटिकल स्टेट, पॉलिटिकल स्टेट। चलिए, द वर्ड स्टैटिस्टिक्स कन्वे डिफरेंट मीनिंग टू डिफरेंट पीपल। जो स्टैटिस्टिक्स का जो मीनिंग होता है ना, ये लोगों के लिए, मतलब अलग अलग डिफरेंट लोगों के लिए, डिफरेंट पीपल के लिए अलग अलग मीनिंग होता है। मतलब किसी के लिए स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग कुछ और होगा और किसी के लिए कुछ और होगा। देखते हैं क्या कहना चाहते हैं भाई यहाँ पर। सम पीपल रिगार्ड स्टैटिस्टिक्स एज डाटा। कुछ लोग स्टैटिस्टिक्स को क्या बोलते हैं? कुछ लोग बोलते हैं भैया क्या है, ये डाटा है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि ये फैक्ट्स हैं या फिर मेजरमेंट्स है। वाइल अदर्स बिलीव इट टू बी द स्टडी ऑफ फिगर्स। कुछ कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स क्या है? फिगर्स को पढ़ना। जैसे कि ग्राफ दे रखे होते हैं ना, हमको एक ग्राफ दे रखे हैं, ये 500 है, ये छोटा, ये भी 500 मान लेता है क्योंकि एक साथ बन गया ना, ये 400 है। तो इनको पढ़ना भी क्या है? स्टैटिस्टिक्स है। कोई कहता है ये है भाई स्टैटिस्टिक्स। द व्यूज कॉमनली हेल्ड अबाउट स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरियस। मतलब स्टैटिस्टिक का कॉमनली मीनिंग बताना तो थोड़ा मुश्किल है क्योंकि क्या है, न्यूमेरियस है, बहुत सारे, अनेक हैं, बट ऑफन इनकम्प्लीट। फॉर एग्जाम्पल अ क्रिकेट फैन, एक क्रिकेट फैन के लिए स्टैटिस्टिक्स क्या है? ठीक है, स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन और डाटा रिलेटिंग टू द रन्स स्कोर्ड बाय अ क्रिकेटर। भाई जैसे कि विराट कोहली जी ने जितने भी रन मारे हैं, कितने भी स्कोर उन्होंने किया, तो किसी क्रिकेट फैन के लिए ये स्कोर को याद करना कि भाई कितने उसकी सेंचुरीज हैं, कितनी 50s हैं, तो वो उसके लिए क्या है? स्टैटिस्टिक्स है। एक एनवायरमेंटलिस्ट के लिए क्या है स्टैटिस्टिक्स? स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू इंफॉर्मेशन ऑन द क्वांटिटी ऑफ पॉपुलेशन। भाई क्वांटिटी ऑफ पॉपुलेशन और अदर हार्मफुल गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, कि एटमॉस्फेयर के अंदर कौन सी गैस कितनी मात्रा में है। दैट इज अ स्टैटिस्टिक्स फॉर एन एनवायरमेंटलिस्ट। जैसे कि एग्जांपल में एक एटमॉस्फेयर में ओजोन गैस कितनी है, तो ये उनके लिए स्टैटिस्टिक्स है। फॉर द वेदर डिपार्टमेंट के लिए स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर, टाइमिंग ऑफ सनराइज एक्सेट्रा। वेदर डिपार्टमेंट के लिए स्टैटिस्टिक्स है कि भाई मिनिमम टेम्परेचर क्या है, मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है। ठीक है, सनराइज कब होगा, सनसेट कब होगा। एक शेयर ब्रोकर के लिए स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स इज द इंफॉर्मेशन ऑन द चेंज इन प्राइस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि शेयर का प्राइस कब घटता है, कब बढ़ता है, किस हिसाब से बढ़ रहा है, किस हिसाब से घट रहा है। एक शेयर ब्रोकर के लिए, शेयर ब्रोकर का मतलब समझते हैं ना, शेयर ब्रोकर का मतलब होता है एजेंट। ठीक है, एजेंट के लिए स्टैटिस्टिक्स ये सब है। एक एवरेज पर्सन के लिए क्या है? द एवरेज पर्सन परसीव्स स्टैटिस्टिक्स एज अ कॉलम ऑफ फिगर। अब हम जो पढ़ रहे हैं ना, ये अब हम एक एवरेज पर्सन के लिए पढ़ रहे हैं कि कोई एक नॉर्मल व्यक्ति है, उसके लिए स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स एज अ कॉलम ऑफ फिगर्स। फिगर्स जो है, कॉलम ऑफ फिगर्स है, वो स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ ग्राफ को देखना, वो उसके लिए स्टैटिस्टिक्स है। टेबल्स को देखना, भाई टेबल होती थी ना, ऐसे टेबल में लिखी होती है डाटा की एक्स वाई जेड कितने कितने इनके मार्क्स आए हैं। दैट इज अ स्टैटिस्टिक्स फॉर एन एवरेज पर्सन। ओके, एंड चार्ट्स शोइंग द चेंज इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा। और फिर चेंजेस किस किस प्रकार से इन डाटा के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं?
स्टैटिस्टिक्स होते हैं किसके लिए, एक एवरेज पर्सन के लिए। इन द अर्ली ईयर्स स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स वाज प्राइमरी लिमिटेड टू कलेक्शन ऑफ डाटा। पहले ना स्टैटिस्टिक्स का मतलब बताओ कितना होता था, सिर्फ इतना होता था कि डाटा को कलेक्ट करना, बस इतना ही। फॉर डिटरमाइनिंग द इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन ऑफ द पीपल। क्यों हम डाटा भी क्यों कलेक्ट करते थे? ताकि हम लोगों की, पीपल की इकोनॉमिक कंडीशन का पता कर सकें और उनके सोशल कंडीशंस को पता कर सकें। लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जो कि कंट्री के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं। ठीक है, तो पहला स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या था, इतना ही था। अब देखते हैं भाई, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम के बीतते हुए द स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स वाइडेड। जो इसका स्कोप है ना स्टैटिस्टिक्स का, बहुत वाइड हो गया, बहुत ब्रॉड हो गया। बट फॉर सम टाइम स्टैटिस्टिक्स वाज रिगार्डेड एज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। यहाँ पर कहते हैं कुछ टाइम के लिए हम ये भी बोलते हैं, कुछ टाइम के लिए हम ये बोल सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, ये एक है ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। ये क्या है, ब्रांच, ये ब्रांच है किसकी, इकोनॉमिक्स की। बट नाउ, लेकिन ये तो देखो पहले की बात थी, बोलते थे हम, लेकिन अब ये खुद एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट बन चुका है। इट हैज़ बिकम अ फुल फ्लेज इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट। भाई स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स क्लास 11 आपके लिए एक और बुक बढ़ गई है। तो भैया ये क्या है, ये एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, ओके। इन द प्रेजेंट टाइम स्टैटिस्टिक्स इज नॉट ओनली अ साइंस ऑफ द स्टेट। जो प्रेजेंट टाइम में क्या कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स की एक साइंस ऑफ स्टैट नहीं है, मतलब कुछ आंकड़ों का बस स्टैट नहीं है। ठीक है, बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। उसके अंदर क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी इंक्लूड होते हैं, जो कि अलग अलग टाइप के होते हैं। अब ये रहा हमारा क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स क्या होते हैं और क्वालिटेटिव वेरिएबल्स क्या होते हैं। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूँ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपको यही नहीं पता चलेगा, अभी आप इकोनॉमिक्स पढ़ना स्टार्ट करें और आपको यही नहीं पता भाई क्वांटिटेटिव वेरिएबल क्या होते हैं, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो ये जो टर्म्स होते हैं, ये टर्म्स हमें डिटेल में पढ़ने चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्हीं के ऊपर आपकी पूरी इकोनॉमिक्स की ना नींव खड़ी होती है। आपकी इकोनॉमिक्स की नींव जब भी खड़ी होगी जब आप ऐसे मेन पॉइंट्स को अगर नहीं समझेंगे तो फिर कैसे करोगे इकोनॉमिक्स। तो नींव, अगर आपको इकोनॉमिक्स के लिए एक बढ़िया बिल्डिंग खड़ी करनी है ना, तो उसके लिए नींव अच्छी होनी चाहिए। और वो नींव क्या है, हर उन डिटेल पॉइंट्स को समझना जो आपकी बुक में दे रखे होते हैं। ठीक है, अब आपको कुछ तो एक दिन लगता होगा कि ये तो बॉक्स में दे रखा है तो इसको पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है। ऐसा नहीं होता, बुक में जितना भी दे रखा होता है सब पढ़ने की ज़रूरत होती है। ठीक है, चलिए, क्योंकि उससे आपकी नॉलेज बढ़ती है और नॉलेज इज पावर। द वेरिएबल्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स आर नोन एज क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। जिन क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स का मतलब क्या है कि जिनको आप न्यूमेरिकल लिख सकते हैं, जिनको आप न्यूमेरिकल लिख सकते हैं उन्हें बोलते हैं हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, किसी स्टूडेंट के मार्क्स कितने आए, 95 में 95 आए आउट ऑफ 100। ये क्या, ये एग्जांपल है क्वांटिटेटिव वेरिएबल का। नंबर ऑफ लिटरेट्स इन कंट्री, कितने पढ़े लिखे लोग एक कंट्री के अंदर हैं। हाइट ऑफ पीपल की हाइट कितनी है। तो ये सब जो भी न्यूमेरिकल होता है, देखो मैंने लिखा भी यहाँ पे, न्यूमेरिकल जो भी फिगर होता है ना, वो सब क्वांटिटेटिव वेरिएबल होते हैं। ठीक है, क्वांटिटेटिव मीन्स न्यूमेरिकल डाटा, समझ में आ गया। चलिए, वेरिएबल्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स आर नोन एज क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। जिन टर्म्स को आप न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं लिख सकते हो उनको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल। ठीक है, फिर उल्टा हो गया, क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है जिसमें न्यूमेरिकल टर्म्स को लिखे जा सकते हैं, लेकिन क्वालिटेटिव वेरिएबल क्या होता है जिसके अंदर हम न्यूमेरिकल टर्म्स को नहीं लिख सकते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी, ब्यूटी, इंटेलिजेंस एक्सेट्रा। देखो मतलब ये मान लीजिए, पहले तो हम यहाँ देखते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल। क्वालिटेटिव वेरिएबल मीन्स यहाँ पे न्यूमेरिकल होते हैं, यहाँ पे न्यूमेरिकल में आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, न्यूमेरिकल के अंदर आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, और यहाँ पर ना क्वालिटी को डिनोट करता है, यहाँ पर किसको करता है, क्वालिटी को।
कोई क्वालिटी होती है ना भाई, कोई ज़्यादा क्या है ईमानदार है, कोई इतना खूबसूरत है, कोई इतना समझदार है, इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे क्वालिटी की बात हो रही है, और जो क्वालिटेटिव वेरिएबल, जहाँ पर क्वालिटी की बात हो रही है ना, वहाँ पे क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं। इनको आप न्यूमेरिकल में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते भाई? बिल्कुल नहीं लिख सकते। आप किसी को बोल सकते हो कि भाई आप इतने ईमानदार हो, आप किसी की ईमानदारी को पैसे से ना बता नहीं सकते, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं लगा सकते एग्जैक्ट। ये तो आप हम किसी की, अब ब्यूटी है, ब्यूटी को भी नहीं बता सकते। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे जैसे ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं वहाँ पे तो लेकिन उनको मार्क्स दिए जाते हैं, उनको तो कुछ वैल्यू लगाई जाती है। लेकिन देखो वहाँ पर ना एक स्टैंडर्ड बनाया जाता है कि उसकी ब्यूटी को किस तरह से हम यहाँ पर एक पैटर्न बना देते हैं कि 10 में से 9, 10 में से 8 इतने स्कोर दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमने एक पैटर्न बनाया जजेस के लिए, ताकि हम ये बता सकें कि कौन ज़्यादा ब्यूटीफुल है। लेकिन हम किसी की, देखो ब्यूटीफुल अलग अलग लोगों के अलग अलग वेरी भी तो करती है। किसी के लिए तो कोई कह रहा है कि 9 है, तो कोई कह सकता है कि भी 10 में से 10 है। तो ये कोई प्रॉपर नहीं होता, वो तो बस एक कंपटीशन के लिए हम उसे बना के रखते हैं, ठीक है। तो उनको हम न्यूमेरिकल टर्म्स में नहीं लिख सकते। क्वालिटेटिव वेरिएबल्स कैन नॉट बी मेजर्ड इन फिगर्स एज दे आर वेग। वेग मतलब क्या होता है? अस्पष्ट होता है, मतलब अस्पष्ट है ना भाई। मैंने अभी आपको बताया ना, किसी के लिए ब्यूटी, अब किसी के लिए 9 है, किसी के लिए वही पर्सन की ब्यूटी क्या है 10 है। टर्म्स एंड वी कैन नॉट मेक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आउट ऑफ देम, जिसमें से हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस नहीं कर सकते। लेकिन देखो यहाँ पर आगे भी बोल रखा है कि क्वालिटेटिव एक्सप्रेशंस आर नॉट स्टैटिस्टिक्स अनलेस दे आर असाइंड न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट्स। लेकिन ये ना क्वालिटेटिव वेरिएबल, देखो ब्यूटी, ऑनेस्टी वगैरह, ठीक है, इनको हम क्वांटिटी में लिख नहीं सकते। लेकिन कब लिख सकते हैं? जब हम इनको रैंकिंग दे सकते हैं, जब हम इनको कोई, मैंने बताया स्कोर दे रहे हैं, जब शायद लिख पाएंगे हम। डिपेंड करता है, वेरी करता है। सो दे कैन बी रैंक्ड अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ देयर एट्रीब्यूट्स। उनको रैंक दी जाती है उनके एट्रीब्यूट के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल वी में असाइन रैंक नंबर 1 टू द मोस्ट इंटेलिजेंट। मोस्ट इंटेलिजेंट को हमने क्या किया? रैंक नंबर 1 दी थी। रैंक नंबर 2 to the second best and so on. The rank may be used as numerical measurement for purpose of statistical analysis. Statistical analysis करने के लिए हम numerical measurement को यहाँ पर rank score लगा रहे हैं भाई, क्योंकि हमें बताना ना कौन ज़्यादा honest है, कौन ज़्यादा beautiful है, कौन ज़्यादा intelligent है। तो जब हम कर सकते हैं, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्वांटिटेटिव वेरिएबल क्या होते हैं और क्वालिटेटिव वेरिएबल क्या होते हैं। अब हमारी आज की क्लास का नेक्स्ट टॉपिक है मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कि भाई स्टैटिस्टिक्स का क्या अर्थ है, क्या मीनिंग है इसका। चलिए देखते हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू डिफाइन द स्टैटिस्टिक्स इन अ प्रिसाइज मैनर। आपको जब हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था ना इकोनॉमिक्स का, तो वहाँ पर भी उन्होंने यही कहा था कि इकोनॉमिक्स को बताना भी कोई अलग अलग लोगों ने अलग अलग लैंग्वेज में बताया। अब यहाँ पर कह रहे हैं भाई साहब कि स्टैटिस्टिक्स को भी ईजिली नहीं बता सकते आप, प्रिसाइज मैनर में नहीं बता सकते, ठीक है ना भाई। यही तो है 11th क्लास की इकोनॉमिक्स। चलिए देखते हैं। स्टैटिस्टिक्स हैज़ बीन डिफाइंड डिफरेंशियली बाय डिफरेंट राइटर्स। जो स्टैटिस्टिक्स होती है वो अलग अलग राइटर्स के द्वारा अलग अलग डिफाइन की गई है टाइम टू टाइम, एम्फसाइजिंग प्रिसाइजली द मीनिंग पे ध्यान रखते हुए, स्कोप एंड लिमिटेशन को देखते हुए सब्जेक्ट के। सम अथॉरिटीज़ हैव डिफाइंड, कुछ अथॉरिटीज़ ने लेकिन कहा है कि स्टैटिस्टिक्स एज स्टैटिस्टिकल डाटा। स्टैटिस्टिक्स क्या है? एक स्टैटिस्टिकल डाटा है। क्या है? एक स्टैटिस्टिकल डाटा है, यानी कि प्लूरल सेंस है। स्टैटिस्टिकल डाटा को क्या बोलते हैं बच्चों? देखो प्लूरल सेंस भी बोलते हैं, ठीक है। वेयरएज अदर एज स्टैटिस्टिकल मेथड इज, कि कह रहा है अब कि स्टैटिस्टिकल मेथड्स, ठीक है। स्टैटिस्टिकल मेथड क्या है? ये सिंगुलर सेंस है। भाई कुछ अथॉरिटी कहती है कि स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिकल डाटा है। कुछ अथॉरिटी कहती है कि स्टैटिस्टिकल क्या है? स्टैटिस्टिकल मेथड्स स्टैटिस्टिक्स है। अलग अलग लोग अलग अलग कह रहे हैं, तो हमें दोनों पढ़ने हैं। हमें क्या करना है? हमें दोनों पढ़ने हैं भाई, एक से काम नहीं चलेगा यार 11th में। चलो, इन प्लूरल सेंस इट मीन्स अ कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट। प्लूरल सेंस के अंदर मतलब क्या कह रहा है बच्चों कि प्लूरल सेंस मतलब कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट। प्लूरल सेंस का मतलब क्या हो गया? कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट।
मतलब न्यूमेरिकल फैक्ट जितने हुए ना वही है क्या प्लूरल सेंस। चलिए देखते हैं इन सिंगुलर सेंस। अब सिंगुलर सेंस का भी बता रहे हैं कि स्टैटिस्टिकल्स डील विद द कलेक्शन। अब स्टैटिस्टिकल सिंगुलर सेंस का मतलब है कि कलेक्शन करना, क्या करना, कलेक्शन, प्रेजेंटेशन करना, एनालाइज करना एंड इंटरप्रिटेशन करना ऑफ द क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। लेकिन इंफॉर्मेशन होनी कैसे चाहिए, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और अभी बताया ना क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है, जो न्यूमेरिकल टर्म्स में होते हैं, ठीक है, हर जगह यूज होंगे। अगर आपको ये पता नहीं होता तो देखो कितनी डिफिकल्टी होती है आपको। चलो अब देखो एक एक करके डिस्कस करते हैं। कहते हैं कि जो प्लूरल सेंस होते हैं ना स्टैटिस्टिक्स के अंदर, ये स्टैटिस्टिकल डाटा होता है, यानी कि जो न्यूमेरिकल फैक्ट है ना, न्यूमेरिकल आंकड़े जो हैं वो हमारा क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स इन द प्लूरल सेंस होता है। मतलब जो भी न्यूमेरिकल टर्म्स होंगे, आंकड़े होंगे, वो सब हमारा क्या है बच्चों, स्टैटिस्टिक्स है इन द सेंस ऑफ द प्लूरल सेंस। अब लेकिन कहते हैं सिंगुलर सेंस में भी देखनी पड़ेगी हमको। सिंगुलर सेंस में बच्चों कहता है कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं कि किस तरीके से हम क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को, यानी कि जो डाटा था, डाटा आंकड़े थे ना, नंबर्स थे, उनको किस तरीके से कलेक्ट करेंगे, कलेक्शन, किस तरीके से उसको प्रेजेंटेशन करेंगे, प्रेजेंटेशन, किस तरीके से उसे एनालाइजेशन करेंगे, एनालाइज करेंगे। जो जिसके लिए अभी मेहनत कर रहे हैं, एक समरी के लिए कर रहे हैं ना, हमें एक एनालाइजेशन मिलेगी उससे, और उसको फिर क्या कर देंगे, इंटरप्रिटेशन कर देंगे। और इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है व्याख्या निकालना, मतलब व्याख्या करना, ठीक है। तो ये स्टैटिस्टिकल मेथड्स होते हैं, न्यूमेरिकल डाटा को, क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से कलेक्ट, प्रेजेंट, एनालाइज और इंटरप्रेट किया जाए, ये होता है सिंगुलर सेंस के अंदर स्टैटिस्टिक्स का मतलब। और प्लूरल सेंस मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले जो हम देख रहे हैं वो है ये वाला, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स एज द प्लूरल सेंस, ये वाला देख रहे हैं भाई हम आज। स्टैटिस्टिक्स एज न्यूमेरिकल सेट ऑफ डाटा देखेंगे। इसकी मीनिंग यहाँ पर पूरी बता रखी है। देखो बच्चों, पहले पढ़ते हैं फिर बताता हूँ आपको। इन द प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। प्लूरल सेंस के अंदर स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या हो गया, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। फैक्ट्स का क्या कर देना, एग्रीगेट कर देना, यानी कि कुल, यानी टोटल। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, टोटल ऑफ द फैक्ट्स। फैक्ट्स का क्या करना, टोटल करना, स्टैटिस्टिक्स कहलाएगा। अफेक्टेड टू अ मार्क्ड एक्सटेंट बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। जो हमारे आंकड़े होंगे वो कई सारे मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज से, मतलब कई सारे कारणों से उसके ऊपर अफेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि राइस है, राइस की जो प्रोडक्शन है, ये ना क्या कर सकती है, ये अफेक्ट हो सकती है, ये अफेक्ट हो सकती है बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कोजेस। अब द फर्स्ट कोज हम मान लेते हैं कि क्या हो गया भाई, रेनफॉल ज़्यादा हो गया, मतलब बारिश पड़ गई उस साल में 2020 से 2021 की बात चल रही थी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर रेनफॉल हो गया ज़्यादा, तो आपकी जो राइस की प्रोडक्शन थी वो कैसे हुई, डाउनवर्ड हुई, मतलब नीचे जा गई, ज़्यादा अच्छी नहीं हुई। तो कहता है कि जो डाटा होता है ना, वो डाटा ना अलग अलग मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज से क्या करता है, अफेक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डाटा को, सेट ऑफ डाटा को, स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है, न्यूमेरिकल एक्सप्रेस। आप उनको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हो। 95 मार्क्स आउट ऑफ 100, दैट इज न्यूमेरिकल। एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। एन्यूमरेट का मतलब होता है कि मतलब काउंटेड। एन्यूमरेट का मतलब क्या होता है बच्चों, काउंटेड करना, मतलब आपने एक एक करके काउंट किया है। फॉर एग्जांपल आपको मैं बोल देता हूँ कि जा करके अपने क्लास में देखो कितने बच्चे आए हुए हैं, तो आप अपनी क्लास में जा करके काउंट कर रहे हैं, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ एन्यूमरेटेड। और एस्टिमेशन का क्या प्रोसेस होता है कि जैसे कि मैंने आप आए थे मेरे पास और आपने बोला कि सर आज मैंने कहा कि आज टेस्ट, आपने बोला टेस्ट होगा आज, मैंने आपसे पूछा कि कितने स्टूडेंट्स आपकी क्लास में प्रेजेंट है। आप एन्यूमरेटेड करके नहीं आए थे, आपने काउंटिंग नहीं की थी, आपने बस एक एस्टिमेशन लगा लिया कि भाई 4 हमारी क्या है, मतलब
कॉलम रो बैठे हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, तो उसमें आपने क्या कहा कि भाई इतने आए होंगे, दिमाग में आपने कैलकुलेशन कुछ बस एस्टिमेट करके बता दिया कि सर अप्रॉक्स 40 स्टूडेंट्स के नियर अबाउट तो आए हैं, दैट इज़ द एस्टिमेशन। अब ये जो एन्यूमरेट और एस्टिमेटेड होता है ना, ये अकॉर्डिंग टू द रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी होती है। इसमें हमें सिर्फ एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी ही मिलती है, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी नहीं मिलती, क्योंकि ये स्टैटिस्टिक्स है। और ऐसा क्यों होता है ये हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में देखेंगे। कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर फॉर प्री डिटरमाइंड पर्पस। आप किसी भी डाटा को कलेक्ट कर रहे हो, डाटा को लिख रहे हो, तो आपके पास एक प्री डिटरमाइंड पर्पस भी तो होना चाहिए ना बच्चों। भाई डाटा क्यों कलेक्ट कर रहे हो आपको, भाई मैंने बोला ये पता करके आओ, डाटा कलेक्ट करने के लिए मैंने आपको बोल दिया कि जाओ और डाटा कलेक्ट करो, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि भाई हमारा पर्पस क्या है। तो पता नहीं आप तो कौन कौन सा डाटा कलेक्ट कर लोगे। जो हमारा पर्पस है कि भाई हमें ये सर्वे करवाना है, तो आपको सर्वे के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए हम ये डाटा कलेक्ट करवा रहे हैं। कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर फॉर प्री डिटरमाइंड पर्पस एंड प्लेस इन रिलेशन टू ईच अदर। जो एक दूसरे के रिलेशन में क्या होना चाहिए, ईच अदर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल डाटा, देखो यहाँ पर सबसे बड़ा एग्जाम्पल उन्होंने दे दिया है, डाटा रिलेटिंग टू एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ 5 टॉपर्स ऑफ 12th क्लास ऑफ अ स्कूल। तो एग्रीगेट परसेंटेज निकाल रखी है 5 टॉपर की, किसकी, 12th क्लास ऑफ स्कूल की, तो वो भी क्या है, डाटा है। वही डाटा क्या कहलाएगा, स्टैटिस्टिक्स एज न्यूमेरिकल सेट ऑफ डाटा, यानी कि प्लूरल सेंस कहलाएगा। बच्चों आपको जो ये मीनिंग यहाँ पर दे रखे हैं, ये मैंने आपको जस्ट एक ऊपर से बताया है, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ गए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक समझ में नहीं आया, भाई कुछ कमी रह गई है, तो आप टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि स्टैटिस्टिक्स एज यूज इन द प्लूरल सेंस मस्ट पोजेस द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे ना बेटा, वो यही मीनिंग जितने भी थे ना, वही सब यहाँ पर हमें दे रखे हैं। यहाँ पर हम एक एक डिटेल में, इन डेप्थ में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको मैंने छोटा सा तरीका बताया दिया था, अब यहाँ पर हम डिटेल में पढ़ेंगे, और ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज की क्लास में हमने जस्ट ऊपर से पढ़ा है, अब हम नेक्स्ट क्लास में थोड़ा और डिटेल में जाएंगे प्लूरल सेंस के अंदर, ठीक है। उसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।